दोस्तों, एक ही जिले के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने वहां पर भिखारियों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी हैं। इसी वजह से अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध किया है। शादी के अंदर जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, सभी लोग उनको बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ जाता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ बड़ी घूर घूर कर देखने लगता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। हंसते हंसते वह उनसे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात को देखकर जो एसपी मैडम दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, वह एकदम से पुलिस वालों को आदेश देती हैं और उसे वहां से निकालने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन तभी जो डीएम साहब होते हैं, वह पुलिस वालों को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई, तुम ये क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? क्योंकि डीएम साहब के दिमाग में चल रहा था कि ये कौन है और यहां पर आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहां का डीएम हूं और मैं इसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता हूं। एसपी मैडम बार बार उसे यहां से भगाने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब के कहने पर पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था कि जब वह स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं उस भिखारी को देखकर। तो वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं। इस बात को जानने के लिए डीएम साहब उसको एक साइड में ले जाते हैं और एक साइड में ले जाकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरी पत्नी कौन है? हम लोग यहां के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम चाहे तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। इसके बाद जो भिखारी होता है वह कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं वह बात सही है, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगते हैं कि कैसे जानते हो तुम इसको और क्या कनेक्शन था तुम्हारा इससे? इसके बाद जो भिखारी होता है वह कहता है कि साहब, अगर आपको मेरी एक कहानी सुननी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो ही मैं आपको बता सकता हूं। इसके बाद डीएम साहब उससे कुछ कह पाते, उतनी ही देर में एएसपी मैडम वहां पर आ जाती हैं और आने के बाद डीएम साहब से कहने लगती हैं कि चलो, यहां पर क्या कर रहे हो? हमारी शादी है और इस तरह से तुम इसके साथ क्या बातें कर रहे हो? इसके बाद डीएम साहब को और भी ज्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारी को वहां से भगाने की चेष्टा कर रही थी और डीएम साहब से उसे न मिलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि चलो, तो मैं आ रहा हूं, और उसके बाद में उस भिखारी से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। भिखारी कहता है कि आज से लगभग 6 से 7 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था दीपक। दीपक, जिसके पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और वह पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से किया करता था। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था काजल। काजल और दीपक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। काजल का घर परिवार भी काफी अच्छा खासा है। उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी हैं और इसी वजह से वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है। इसके बाद जब वह अपने घर में बात करती है कि उसे शादी करनी है और एक दीपक नाम के लड़के से प्यार करती है, तो उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इधर दीपक के घर वाले भी शादी करने के लिए एग्री हो गए थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दीपक अपने पिता के बिजनेस को हैंड ओवर कर लेता है और उसी को वहीं पर रहकर चलाने लगता है। इधर जो काजल थी वह आगे की पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी और पढ़ लिख कर अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बनना चाहती थी। इसी बात को सोचकर काजल पढ़ाई करती रहती है
और दीपक उसको पढ़ाई में सपोर्ट करता है। धीरे धीरे करके जो काजल होती है वह आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर अपना चार्ज संभालने लगती है। इधर जो दीपक होता है वह अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती है और उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। काजल का भविष्य तरक्की पर हो जाता है और दीपक का भविष्य अंधकार में हो जाता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। धीरे धीरे काजल को अफसर बने हुए 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर दीपक का पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। दीपक अपने धंधे को घटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहां पर दीपक का बिजनेस था वहां पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वह सभी लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद जो दीपक के घर वाले होते हैं वह उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है, उसको आवाज भी मिला होगा, तू ऐसा कर, कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा भी मन भर जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दीपक अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी काजल के पास गाजियाबाद पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग थी और उसे सरकारी आवाज भी मिला हुआ था। दीपक उसके पास पहुंच गया था और काजल भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तुम मेरे साथ रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। काजल अपने पति की देखभाल किया करती और अपने कार्यभार को अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक से उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है और उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है और उसके बाद काजल के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है और उसके बाद वह उसे दिलो जान से प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि किस तरह से इससे शादी की जाए। काजल बार बार मौका ढूंढा करती डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उससे बात करने लगती है। यह बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है और उसके बाद डीएम साहब एक बार उससे पूछ ही लेते हैं। डीएम साहब जैसे काजल से पूछते हैं तो उसके बाद काजल अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे सौरभ सुनता है तो उसे एकदम से यह बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है पहली ही नजर में इसे मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज्यादा दयावान थे। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसी काजल शादी की बात सुनती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह यहां पर जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि काजल की पहली शादी हो चुकी है और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहा करता है और उसे देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन काजल का प्यार डीएम साहब के लिए कुछ ज्यादा ही था, तो इसी वजह से वह दीपक के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई थी और दीपक को रास्ते से हटाना चाहती है। इसी वजह से काजल एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन मेडिसिन को खाने के बाद दीपक की दिमागी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। काजल डॉक्टर साहब से मेडिसिन को ले आई थी और लाने के बाद अपने पति को डिप्रेशन की दवाई बोलकर देने लगती है। वह झूठ मूठ का ड्रामा किया करती है उसका ख्याल रखने का और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से जो दीपक होता है उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद काजल दीपक को पागल खाने में भर्ती करा देती है और दीपक वहां पागल खाने में पागलों के बीच में रहने लगता है। वहां पर रहने के बाद जो दवाई उसे काजल दिया करती थी वह उसे नहीं मिलती है और धीरे धीरे दीपक को उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह इधर उधर देखने लगता है और डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है। वह कहता है कि साहब, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती करके रखा जाता है। अब इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले डीएम साहब से शादी के लिए बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा सौरभ,
अब तू शादी के योग्य हो गया है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब भी अपने घर वालों को बता देते हैं कि माँ, बाबूजी, मैं जहां पर काम किया करता हूं वहीं की एक एसपी है और वह मुझे देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब जो सौरभ के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि लड़की एसपी थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जब सौरभ ने उनको उसका फोटो दिखाया था, उसे देखकर उन्होंने भी झट से हामी भर ली थी और कहा था कि ठीक है बेटा, अगर इस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसी से शादी कर ले, क्योंकि अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा, काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। सौरभ काजल से शादी की बातें कर लेता है और बातें तय हो जाती हैं। सौरभ के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय करा देते हैं। जब सौरभ काजल से उसके घर वालों से मिलाने के लिए कहता है तो वह तरह तरह के बहाने लगा दिया करती है और उनसे मिलने से मना कर दिया करती है। शादी तय हो गई थी और शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब सौरभ और काजल दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं। वह जब भी समय उन्हें मिला करता, दोनों एक दूसरे के साथ बैठा करते और हंस हंस कर बातें किया करते थे। इधर जो दीपक है वह पागल खाने में डॉक्टरों से बार बार कहा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब वहां पर विजिट करने के लिए आते हैं। दीपक उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह कोई बड़े डॉक्टर हैं, अगर यह चाहें तो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद दीपक उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है। कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर साहब हो और आप चाहो तो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूं, वह तो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयां खिलाई थीं जिनकी वजह से मैं पागल हो गया हूं। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा अच्छी है और इसे अब यहां पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहां से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और दीपक को वहां से भेज देते हैं। दीपक वहां से निकलता है और निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी के आवास पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। यह बातें देखकर दीपक वहीं पर छुप जाता है और छुप छुप कर काजल का पीछा करने लगता है और उसके बारे में जानकारियां निकालने लगता है। कुछ संतरी जो वहां पर काजल की रखवाली के लिए रहा करते थे, उनसे पूछ लिया करता है कि यह मैडम कौन है और इनके साथ यह व्यक्ति कौन है। तो वह उसे बता देते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है और लगभग 6 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद एक बार तो दीपक सोचता है कि क्यों न जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी डीएम से होने वाली है और यह यहां की एएसपी है, अगर यह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। इसी डर के कारण जो दीपक होता है वह उसे कुछ भी नहीं कह पाता है और वहां से इधर उधर भटकने लगता है। अब जब अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है तो फिर उसे एक बार फिर से ख्याल आता है और वह सोचता है कि अगर काजल को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूं तो फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से दीपक न तो अपने घर जाता है और न ही काजल से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर के अंदर रहकर वहीं पर भीख मांगने लगता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों में भी बांटा जाता है। जो शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि उसकी पत्नी काजल की। शादी अब डीएम साहब से होने वाली है और उसका इनविटेशन दीपक को भी मिला है। इस बात को देखकर दीपक उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन उस शादी में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भिखारियों के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना वहां पर खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और स्टेज के ऊपर काजल बैठी हुई थी और साथ में डीएम साहब बैठे हुए थे। इसके बाद दीपक वहां पर जाता है
और वहां पर जाकर डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है। हंसता हंसता उनसे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा होगा। ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है। ऐसा कहकर दीपक डीएम साहब से कहता है कि इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं हूं जिसका नाम दीपक है, और वह कलेक्टर साहब आप हो जिसका नाम सौरभ है, और काजल मेरी पत्नी थी जिससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए आपको अब तक यह नहीं बताया होगा कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है। जो डीएम साहब होते हैं वह उसकी बात को सुनते हैं और साथ में उन्हें वह सारी बातें याद आती हैं कि काजल कैसे बार बार उन्हें यहां से भगाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से दीपक पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं कि ये बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता हैं? तो वह कहता है कि साहब, जब मैं वहां से छूटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी। तहकीकात करने के दौरान सारी की सारी बात मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बनाते थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह काजल को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह काजल से कहने लगते हैं कि भाई काजल, क्या तुम इसे जानती हो? तो उसके बाद काजल थोड़ी सी चुप होती है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। तो दीपक कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति नहीं हूं जिससे तुमने शादी की थी, और कॉलेज के अंदर हम एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन काजल साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है और मैं इसे कैसे भी नहीं जानती हूं। तभी जो दीपक होता है वह अपने पास से अपने पर्स को निकालता है, जिस पर्स के अंदर आज तक भी उसने अपना और काजल का फोटो रख रखा है, लेकिन वह बीच में से फटा हुआ है। इसके बाद दीपक उसे पर्स में से उस फोटो को निकालता है और डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखने के बाद इस बात को डबल चेक कर चुके थे। उसके बाद वह काजल को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं। अपने पति को धोखा देने के लिए और उसके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए एएसपी साहब को पकड़वा दिया गया था। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल जाता है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है और उसके बाद काजल को जेल हो जाती है। इसके बाद जो डीएम साहब थे वह दीपक की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दे देते हैं। दीपक वहां पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है। अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पहुंच जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तू कहां चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फोन किया था, लेकिन उसने बो दिया कि मुझे नहीं पता कि वह कहां चला गया। डिप्रेशन के मारे वह यहां से कहीं निकल गया है और वह इधर उधर घुमा करता है। जब उसके घर वालों से बात की थी तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन जब दीपक अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है तो वह लोग भी अपने बेटे की इस बात को सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। इसके बाद दीपक के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से समाज में सर उठाकर जिंदगी जी रहा है, वरना ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा जो आज इसके साथ है कल उसके साथ है। हो सकता है वह मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और भिखारी आने के बाद डीएम साहब ने अपनी ही दुल्हन को सलाखों के पीछे कर दिया। अब क्या कहना चाहते हो डीएम साहब सौरभ के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं एसपी मैडम काजल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस भिखारी दीपक के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले।
आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।